हेलो एवरीवन। हम एनसीईआरटी में प्लांट फिजियोलॉजी का 11th क्लास का 11th चैप्टर है पौधों में परिवहन या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसमें अपने इसका 12th चैप्टर यानी मिनरल न्यूट्रिशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट कर लिया था। अब इस चैप्टर को अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी देखते हैं इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में जो परिवहन होता है, यानी भोजन का, आयंस का या वाटर का, वो किस तरह से होता है, ये इसमें सारी प्रोसेस दे रखी है। सबसे पहले देखें अपन पुष्पीय पौधों में जो परिवहन होता है। पुष्पीय पौधों में किस किस का परिवहन होता है? जल, खनिज पोषक, कार्बनिक पोषक व ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी हार्मोन्स जो होते हैं उन पदार्थों का परिवहन होता है। अब ये जो परिवहन होता है ना, वो दो तरह से होता है। कम दूरी तक भी परिवहन होता है, एक लंबी दूरी तक भी परिवहन होता है। कम दूरी तक तो जो परिवहन होता है ना, वो पदार्थों की गति, प्रसरण जिसे हम विस्तरण भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक धारा या सक्रिय परिवहन की मदद से होता है, ठीक है। और लंबी दूरी तक जो परिवहन होता है वो संवहनीय तंत्र, वैस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम, फ्लोएम के द्वारा होता है और इसे हम मास फ्लो कहते हैं। यानी एक मास फ्लो सिस्टम होता है जिसके द्वारा लंबी दूरी तक फूड्स का, वाटर का, आयंस का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो लंबी दूरी तक परिवहन होता है ना, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, स्थानांतरण। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक के ट्रांसफर को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। जो हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स व जो रसायन होते हैं ना, इनका जो परिवहन होता है वो कम मात्रा में होता है, ठीक है। और जो रूट प्लांट हैं या जो मूलीय पादप हैं, उनमें जो ट्रांसपोर्ट है उनका मैंने आपसे बताया वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है, जिसमें जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और एक फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो पानी व खनिजों को होता है, ठीक है। और ये एक दिशात्मक होता है, यानी जो रूट से स्टेम तक यानी मूल से तने तक होता है। यानी जल और आयन से जो भूमि से प्लांट्स है वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। वो एक ही दिशा में यानी ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, यानी स्टेम तक जाते रहते हैं। यानी इनका जो फ्लो होता है ना, वो वापस स्टेम से मूल की ओर नहीं होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जाइलम का जो परिवहन होता है वो एक दिशात्मक होता है, ठीक है। दूसरा परिवहन होता है कार्बनिक एवं खनिज पोषकों का परिवहन होता है। कार्बनिक और खनिज पोषकों का जो परिवहन होता है ना, वो बहुदिशात्मक होता है। और ये किससे होता है? ये फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। ये फ्लोएम के द्वारा होता है। कैसे होता है कि कार्बन की यौगिक यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किस में बनते हैं? पत्तियों में बनते हैं। पत्तियों के द्वारा ये जो हमारे सभी अंग हैं उनमें पहुंचते हैं। वहाँ पे ये भंडार अंग, स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, उनके द्वारा इसको स्टोरेज कर लिया जाता है। फिर इन ऑर्गन से इनका पुनः परिवहन किया जाता है और ये पौधों के फिर जरावस्था वाले भाग पर भी ये उनसे पहुँचते हैं। और पौधों के जो जरावस्था वाले भाग पर ये जब पहुँचते हैं तो वहाँ से ये पोषकों की वृद्धि करने वाले क्षेत्रों यानी मेरिस्टेम, टिश्यूज, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से इनका जो परिवहन होता है वो प्लांट्स में बहुदिशात्मक होता है, फूड्स का। और ये जो होते हैं ना पदार्थ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लांट्स के द्वारा पत्तियों में संश्लेषित होते हैं और वहाँ से पूरे प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि जो इसमें जो परिवहन होते हैं ना, परिवहन के माध्यम यानी परिवहन के कौन कौन से माध्यम होते हैं। परिवहन जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है और परासरण के द्वारा होता है। तो ये एक तरह से अपन ये बोले कि एक सक्रिय प्रोसेस होती है और निष्क्रिय प्रोसेस होती है, ये भी अपन इसको कह सकते हैं। तो परिवहन जब विसरण के द्वारा होता है ना, तो इसकी ये ध्यान रखेंगे कैसा होता है। जो पदार्थ या जो परमाणु होते हैं ना, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसरण कहते हैं। यानी उच्च सांद्रता क्षेत्र मतलब जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर कंसंट्रेट होते हैं। यानी जैसे आप देख लो, ये जैसे एक कमरे हैं, कमरे में हम अगर वो इत्र या किसी की खुशबू फैला दे तो थोड़ी देर में पूरे कमरे में वो फैल जाती है। तो यानी उसका इस तरह से जो पदार्थ है उसका विसरण होता है। अभी देखो, विसरण होता है वो एक इसकी गति निष्क्रिय होती है, यानी इसमें कोई एटीपी का यूज़ नहीं होता है। दूसरा, ये धीमी प्रक्रिया है, जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। यानी जीवित तंत्र पर मतलब यानी सेल्स में ही हो, सेल्स में हो या फिर किसी ऑर्गन में हो, यही इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जीवित या निर्जीव किसी भी तंत्र में ये हो सकती है। ये विसरण के द्वारा जो गति है ना, वो कम दूरी से सेल्स के एक भाग के दूसरे भाग में हो सकती है या एक सेल से दूसरी सेल्स में होती है। तो इसकी गति कैसी होती है? ये कम दूरी तक होता है विसरण। विसरण में क्या होता है, या तो सेल्स है उसके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उससे क्लोरोप्लास्ट तक हो गया, क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया तक चला गया, तो इस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं।
या फिर जो एक सेल है ना वो दूसरी सेल किससे जुड़ी होती है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी होती है। तो उस सेल से, एक सेल से दूसरी सेल्स में भी विसरण के द्वारा गमन होता है। ठीक है, पत्तियों के अंतराकोशिकीय स्थान से बाहर पर्यावरण तक इस विसरण की प्रक्रिया होती है। आप अपने अपनी समझ गए, इसमें देख लिया। इसके अलावा विसरण दर जो होती है वो गैस में सबसे अधिक होती है, फिर उसके अलावा द्रव में होती है, और उसके बाद ये ठोस में होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो विसरण की दर होती है वो किस तरह से होती है, तो गैस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद ठोस में होती है। विसरण दर किस किस कारक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सांद्रता प्रवणता पे डिपेंड करती है, झिल्ली की पारगम्यता पे डिपेंड करती है, ताप एवं दाब से प्रभावित होती है। यानी विसरण दर को प्रभावित करने वाले कारक है सांद्रता प्रवणता, झिल्ली की पारगम्यता, ताप एवं दाब से प्रभावित होती है। अब देखें, विसरण जब प्रक्रिया होती है ना, उसमें जो विलयन के अणु या जो विसरित होने वाले जो अणु है ना, वो एक दाब लगाते हैं। उस दाब को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम विसरण दाब। तो कैसा होता है, विसरित होने वाले जो अणु या आयन विसरित होते समय माध्यम या पदार्थ पर एक दाब डालते हैं, इसी दाब को हम क्या कहते हैं, विसरण दाब कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए, इसमें वाहक प्रोटीन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गतिक संतुलन स्थापित होने तक विसरण की प्रक्रिया होती रहती है। यानी एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में गमन हो रहता है, जब तक दोनों में संतुलन स्थापित नहीं होता तब तक ये प्रोसेस यानी विसरण की प्रोसेस चलती रहती है। इसमें ऊर्जा का कोई निष्क्रिय प्रोसेस, मैंने बता दिया, ऊर्जा का कोई व्यय नहीं होता है। दूसरा, पौधों के लिए विसरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी विसरण की जो प्रक्रिया है पौधों में होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पादप शरीर में गैसीय गति का ये अकेला माध्यम है। यानी जो पादपों में गैस का एक्सचेंज होता है या गैस का जो विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है, विसरण के लिए द्वारा ही होता है। इसके लिए पादपों में विसरण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपने देख लिया, इस तरह से विसरण एक परिवहन का माध्यम है। इसके अलावा सुसाध्य विसरण भी होता है, एक सक्रिय परिवहन होता है और एक परासरण होता है। इन सब प्रोसेस के द्वारा भी परिवहन होता है या ट्रांसपोर्ट पदार्थों का होता है। अब अपन दूसरा देख लेते हैं, सुसाध्य विसरण। सुसाध्य जो विसरण होता है ना, किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। मतलब झिल्ली जो होती है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स की, उसमें क्या होता है, लिपिड्स होता है। यानी एक भाग ऐसा होता है जो कुछ प्रोटीन अणु जो होते हैं वो लिपिड से जुड़े, मतलब लिपिड में घुलनशील होते हैं, उनको अपन लिपिडोफिलिक कहते हैं, जो झिल्ली के माध्यम से तेजी से विसरित हो जाते हैं। लेकिन कुछ अणु ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी जलरागी, यानी जल में घुलनशील होते हैं, लिपिड में घुलनशील नहीं होते हैं। उनको झिल्ली के आर पार कठिनाई आती है गुजरने में, यानी वो झिल्ली के आर पार आसानी से नहीं गुजर पाते हैं। तो इन अणुओं की गति को सुगम बनाने के लिए ही झिल्ली का प्रोटीन स्थानांतरण कराती है। क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक जो अणु होते हैं ना, तो इनको झिल्ली से आर पार जाने के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे झिल्ली का प्रोटीन या वाहक प्रोटीन कहते हैं। और इसके द्वारा ही इनका ट्रांसपोर्ट होता है, इन अणुओं का ट्रांसपोर्ट होता है। इसी प्रक्रिया को हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। यानी प्रोटीन की उपस्थिति में, वाहक प्रोटीन की उपस्थिति में हाइड्रोफिलिक अणुओं का ट्रांसपोर्ट कराना सुसाध्य विसरण कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में एक विशिष्ट प्रोटीन की मदद करते हैं, मैंने अभी बता दिया। हाँ, लेकिन इसमें एटीपी ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। यानी ये कि निष्क्रिय प्रोसेस है, इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, जो वाहक प्रोटीन जब अणुओं को ट्रांसपोर्ट कराता है तो प्रोटीन की जो संरचना है उसमें संरचनात्मक परिवर्तन आ जाते हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस उसमें देखे जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि जो बाह्यकोशिकीय अणु होते हैं ना, उनका जो परिवहन जब करते हैं तो प्रोटीन पर वो बंधित हो जाते हैं, यानी प्रोटीन पर वो जुड़ जाते हैं। प्रोटीन पर जुड़ने के बाद जब तो ये प्रोटीन होती है वो घूर्णित होती है, यानी घूम जाती है सेल के अणु। तो इसके कारण क्या होता है कि प्रोटीन तो बाहर की हो जाती है और सेल के अणु अंदर की ओर चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और इस तरह से जल के अणुओं का या जल हाइड्रोफिलिक अणुओं का है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये एक अति विशिष्ट प्रोसेस होती है या सेल्स को पदार्थों के उद्ग्रहण के लिए चयन करने की छूट प्रदान करता है। ठीक है, सुसाध्य विसरण के द्वारा आप पदार्थों को चयन करते हैं, सेल्स पदार्थों का चयन करती है और चयन करने के बाद ही उनका ट्रांसफर करती है। ये प्रोटीन की पार्श्व श्रृंखला से भी प्रतिक्रिया कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ चैनल्स होते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो प्रोटीन्स के अणुओं से गुजरने के लिए झिल्ली का में वाहिकाएं चैनल बनाते हैं, पूरा एक चैनल बना लेते हैं। इसका एक उदाहरण है पोरिन। पोरिन एक प्रोटीन होता है जो कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया की बाह्य झिल्ली में एक चैनल के रूप में
पाया जाता है। यह पोरिन प्रोटीन का एक चैनल होता है जिसमें बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण होता है और इसके कारण झिल्ली से होकर प्रोटीन के जो छोटे साइज के अणु है ना उसमें से होकर गुजर जाते हैं और इस तरह से अणुओं का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो जल चैनल होता है उसमें 8 विभिन्न प्रकार के एक्वापोरिन से बना होता है। जल चैनल कितने एक्वापोरिन से बना होता है? 8 से। और एक्वापोरिन क्या है? एक तरह से चैनल प्रोटीन हम इसको बोल सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि जो अणु होते हैं, कई अणु होते हैं एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं, कई अणु हैं वो अलग अलग ट्रांसफ़र होते हैं। तो 2 अणुओं के एक साथ चलने या परिवहन जो होता है ना वाहक प्रोटीन के द्वारा, ये 3 प्रोसेस के द्वारा होता है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है? सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। ये क्वेश्चन पहले सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड दोनों में आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। सिम्पोर्ट क्या होता है? सिम यानी समान, यानी दोनों अणुओं का एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। आप इस तरह से ध्यान रख लें, सिम यानी समान यानी एक दिशा में। दोनों अणु जब एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं तो उस प्रोसेस को हम सिम्पोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट यानी एंटी यानी एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो दोनों अणु एक दूसरे के उल्टी दिशा में चलते हैं, इसे एंटीपोर्ट कहते हैं। तीसरी प्रोसेस एक यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट यानी यूनिक यानी अलग अलग चलना। तो एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्ली को पार करता है, उसे यूनिपोर्ट प्रोसेस कहते हैं। तो आप तीनों प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। 2 अणुओं के एक साथ चलने पर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह से होता है? सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट होता है। ठीक है, अब सुसाध्य विसरण हमने देख लिया, 2 विसरण हमने विसरण देख लिया हमने, एक सुसाध्य विसरण देख लिया परिवहन का माध्यम। अब हम देखते हैं सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन जो होता है वो एक तरह से एक पंप है। क्या है? इसको एक पंप बोलते हैं, जो एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को झिल्ली के पार कराने में ऊर्जा का यूज करती है। तो आप ध्यान रखना, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन में मेन डिफरेंस क्या है? उसमें ऊर्जा यूज नहीं होती है, लेकिन इसमें होता तो वही प्रोटीनों के द्वारा ही है, लेकिन झिल्ली को पार कराने के लिए इसमें ऊर्जा का व्यय भी होता है। प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। तो क्या होता है कि कम सांद्रता यानी जिसमें प्रोटीन के अणुओं की जो सांद्रता यानी जल के अणु की सांद्रता कम है, उससे अधिक जगह पे अधिक सांद्रता वाली जगह पे जाने के लिए ऑब्वियसली है कि उसमें ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब एक तरह से हमारे पुश करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट भी इसको हम कहते हैं। सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग होता है, यानी एटीपीएच के रूप में ये ऊर्जा का यूज करते हैं। यह भी प्रोसेस सक्रिय परिवहन में विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन के द्वारा ही पूर्ण होती है और इसमें एंजाइम की तरह वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार कराने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होते हैं, यानी विशिष्ट पदार्थों के द्वारा यानी विशिष्ट प्रोटीन्स के द्वारा ही विशिष्ट पदार्थों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप ये ध्यान रख लेंगे। प्रोटीन निरोधकों के प्रति संवेदनशील होते हैं जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। तो आपने सक्रिय परिवहन देख लिया, विसरण देख लिया, और अब हम चौथी प्रोसेस देखते हैं परासरण। ठीक है, लेकिन परासरण से अपन देखते हैं क्योंकि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का यूज होता है। तो पारगम्यता के लिए कौन कौन सी झिल्लियाँ होती हैं, कितने प्रकार की झिल्लियों का यूज होता है, ये 3 टाइप की। तो इन झिल्लियों के बारे में भी अपन एक बार देख लेते हैं। पारगम्यता, पदार्थों के झिल्ली के बाहर व अंदर जाने की जो प्रक्रिया होती है ना उसे पारगम्यता कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं, पारगम्य, अर्धपारगम्य, दूसरी वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य होती है। पारगम्य झिल्ली जिसमें विलेय व विलायक दोनों के लिए पारगम्य होती है उसे पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ध्यान रख लेना आप, सेलवाल, फिल्टर पेपर पारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल है। दूसरी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी जो विलायक के लिए तो पारगम्य होती है लेकिन जो विलेय होती है उसके लिए अपारगम्य होती है। विलेय क्या होते हैं? जो पदार्थ विलायक में घोले जाते हैं उनको विलेय कहते हैं। तो विलेय के लिए अपारगम्य होती है। इसमें मुख्य रूप से कृत्रिम झिल्लियाँ आती हैं जिसमें सेलोफोन, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली, गॉट ब्लेडर और पार्चमेंट पेपर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इनको ध्यान रख लेना, झिल्लियों के एग्जाम्पल कई बार पूछ ले जाते हैं। तीसरी होती है वर्णात्मक या चयनात्मक झिल्ली, विलायक के साथ कुछ विशेष विलेय के लिए पारगम्य होती है, यानी विलायक तो इसमें जा सकता है लेकिन कुछ जो विशेष विलेय के अणु होती हैं उनके लिए भी ये पारगम्य होती है। इसमें का एग्जाम्पल कौन कौन है? सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट और अंगक झिल्लियाँ, इनके लिए ये वर्णात्मक या चयनात्मक झिल्लियों का उदाहरण है। जो CO2, N2 और O2 गैसों, एल्कोहल, ईथर व पानी के लिए पारगम्य होती है। तो आप ये ध्यान रख लेना कि इस तरह से ये जो झिल्लियाँ होती हैं 3 प्रकार की झिल्ली हमने देखी, पारगम्य, अर्धपारगम्य और वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, आप इनके एग्जाम्पल्स जरूर याद रख लेना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन,
अब यह सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि कोशिका रस का विलयन का परासरण सांद्रण बराबर होता है। यानी आप कोशिका है, किसी सेल है, सेल को आप अगर किसी विलयन में रखते हैं तो यानी कोशिका रस का भी सांद्रण और विलयन बाहर का जो विलयन है उसका जो सांद्रण है वो उनकी परासरण सांद्रता दोनों की बराबर होती है। ऐसे विलयन को हम आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि कोशिका रस की परासरण सांद्रता विलयन की परासरण सांद्रता से कम होती है। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कोशिका है उसको हम वाटर में रखते हैं तो वाटर कहाँ से जाएगा? बाहर से अधिक अंदर की ओर जाएगा। तो कोशिका रस की परासरण सांद्रता ज़्यादा हो गई और विलयन की जो परासरण सांद्रता कम हो गई। तो ये एक तरह से ऑस्मोसिस की क्रिया होती है जिसमें किशमिश को पानी में रखने पर वह फूल जाती है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तीसरा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोशिका रस की परासरण सांद्रता विलयन की सांद्रता से अधिक होती है। यानी आप इस तरह से वाटर का विलयन ना लेके अगर शुगर का विलयन लेते हैं, शुगर सिरप अगर अपन ले लेते हैं, उसमें अगर अपन को कोशिका को उसमें रख दिया तो शुगर सिरप की सांद्रता ज़्यादा हो गई, कोशिका रस की सांद्रता उससे कम हो गई। तो जल वाटर कहाँ से जाएगा? कोशिका रस से बाहर की ओर आएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्जोऑस्मोसिस। इसको क्या कहते हैं? एक्जोऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है? किशमिश को शुगर सॉल्यूशन में रखने पर कोशिका जल का बाहर निकलना और इससे जो सेल है वो सिकुड़ जाएगी। तो इस तरह से अपने 3 तरह के विलयनों के बारे में भी देख लिया। अब हम पढ़ लेते हैं परिवहन का अगला संबंध है, उसको हम बोलते हैं पादप जल संबंध। ये इसमें दिया हुआ है, परासरण की जो क्रिया होती है वो एक तरह से पादप जल संबंध होता है। यानी क्या होता है कि जो प्लांट्स है उसका जल से किस प्रोसेस के द्वारा जल अंदर जाता है, ये एक वाटर रिलेशन पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। एक बार अब कुछ पॉइंट्स में दे रखे हैं तो अपन उनको देख लेते हैं। एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मक्का का जो पौधा होता है वो एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी का अवशोषण करता है। ये कुछ फैक्ट है, कई बार पूछ ले जाते हैं तो आप इनको थोड़ा सा डायरेक्टली याद कर लेंगे। सरसों का जो प्लांट होता है वो 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। तरबूज में 92% तक पानी होता है और जो शाकीय पौधे होते हैं वो शुष्क पदार्थ का केवल 10 से 12% होता है और बाकी जल होता है। शुष्क पदार्थ क्या होता है? जल को हटाने पर जो प्लांट मटेरियल होता है वो शुष्क पदार्थ होता है। तो 10 से 12% शुष्क पदार्थ होता है, यानी 90% इसमें जल होता है। ठीक है, पादप जल संबंध में अपन देखते हैं, सबसे पहली प्रोसेस होती है परासरण। परासरण क्या होता है? एक विभेदात्मक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के आर पार जल को विसरण करना। यानी वर्णात्मक या पारगम्य झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन लगा लो या फिर कोई अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जब जल के अणुओं का आर पार एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है उसे हम परासरण की क्रिया कहते हैं। प्लांट सेल्स में कोशिका के भीतर व बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से कारक? कोशिका झिल्ली, रसधानी झिल्ली और टोनोप्लास्ट। ठीक है, स्वतः प्रेरित बल की अनुक्रिया से उत्पन्न होता है परासरण। अपने आप इनके अंदर का जो ऑटोनोमस बल होता है, यानी खुद सेल्स में बल उत्पन्न होता है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी जो गति होती है और दिशा होती है वो दाब प्रवणता और सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। आप ये ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि परासरण की जो दिशा और गति है वो किस पर निर्भर करती है? दाब प्रवणता और सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। परासरण की क्रिया को किससे नापा जाता है? परासरण मापी के द्वारा मापा जाता है, यानी इसको ऑस्मोमीटर कहते हैं। इसमें जो जल का गमन होता है वो किस तरह से होता है? उच्च रासायनिक विभव या सांद्रता से निम्न रासायनिक विभव सांद्रता की ओर संचारित होता है। परासरण की क्रिया कैसे होती है? यानी जल अपनी उच्च सांद्रता मतलब यानी शुद्ध विलायक अपन ले लें। शुद्ध विलायक क्या होता है? जिसमें कुछ भी घोला नहीं गया हो, उसका ट्रांसफर अगर विलयन की तरफ होता है तो वह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। ठीक है, 2 विलयनों को हम सॉल्यूशंस को अगर अर्धपारगम्य झिल्ली से हम पृथक करते हैं तो विलायक जल का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ गमन होता है। अब आप फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। डायरेक्ट अगर जल है वो तो अपने यानी शुद्ध विलायक यानी जल है वो वहाँ से विलयन की तरफ गमन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो कम सांद्र विलयन है यानी तनु विलयन है, पतला विलयन है, उसका गाढ़े विलयन की तरफ जो जल का गमन होता है वो भी परासरण की क्रिया कहलाती है। अब जो परासरण की क्रिया होती है उस क्रिया में एक दाब लगता है जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। किसी विलयन का परासरण दाब उस बहादाब के बराबर होता है जिसे लगाकर विलयन के आयतन में वृद्धि को रोका जा सके। जैसे क्या होता है कि जब जल है जो किसी सेल में एंट्री करेगा, जल में
जल सेल में जाएगा तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर के जो सॉल्यूशन है उस पर एक दाब उत्पन्न होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब उस पर लगा रहता है। जैसे जैसे उसमें जल उसमें प्रवेश करेगा तो सेल के जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसमें वृद्धि होती है। तो बिलियन में वृद्धि होती है, तो अगर ज़्यादा इस तरह से वृद्धि होगी तो एक उसमें सेल है वो फटने का डर रहेगा। तो क्या होता है कि अंदर सेल में भी एक सांद्रता रस जो होता है उसके कोशिका रस के द्वारा एक प्रेशर लगाया जाता है, जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, बिलियन का ओपी विलेय की सांद्रता के समानुपाती होता है, ये ध्यान रखना। बिलियन का जो ओपी होता है वो विलेय की सांद्रता, यानी आप जितना विलेय डालोगे उतना ओपी का मान बढ़ता जाएगा। जल कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ गति करता है। जल कैसे गति करता है? हमेशा कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ जाता है। शुद्ध जल का ओपी हमेशा शून्य होता है। आप ध्यान रखें, शुद्ध जल होता है उसमें कोई विलेय के अणु तो है ही नहीं है, तो उसका कोई बिलियन नहीं है, बिलियन नहीं है तो उसमें कोई ओपी उत्पन्न ही नहीं होगा। तो शुद्ध जल का ओपी शून्य होता है, ये ध्यान रखना, या फिर निम्नतम इसको हम बोल सकते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्रेशर लगता है, ओपी होता है, उसका क्रम कैसे होता है, कैसे जाता है? हाइड्रोफाइट्स से ज़्यादा मीजोफाइट्स से ज़्यादा जीरोफाइट में, और सबसे ज़्यादा हेलोफाइट में ओपी होता है। यानी हेलोफाइट का ओपी सबसे ज़्यादा, फिर जीरोफाइट, मीजोफाइट, फिर हाइड्रोफाइट में होता है। फ्रेंड्स, आप ये क्रम ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। सबसे अधिक ओपी हेलोफाइट प्लांट में होता है। हेलोफाइट प्लांट में भी कौन से प्लांट में आता है? हेलोफाइट का एक प्लांट है एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिकोफोलिया, एक प्लांट है जिसका ओपी होता है 202.5 ATM। तो फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपी किस प्लांट का होता है? एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिकोफोलिया का होता है, 202.5 ATM इसका ओपी होता है। ठीक है, अब एक बिलियन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस बिलियन में कैसा ओपी होता है। 1 मोल ग्लूकोज बिलियन का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओपी होता है ना, वो कितना होता है? 22.4 वायुमंडलीय दाब होता है। ये लाइन ऐसे दे रखी है, आप इसको ध्यान रख लेना थोड़ा। ओपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? MRTM, यानी मोल होता है, R एक नियतांक होता है, T टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल के ग्लूकोज के बिलियन में कितने अणु होते हैं? 0.082 और 273 केल्विन ताप से अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 22.4 वायुमंडलीय दाब आता है। दूसरा, विद्युत अपघट्य होते हैं ना, विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? जो आयनिक विलयन होते हैं, उनका ओपी होता है MRTI होता है, यानी आई इसमें आयनन स्थिरांक और जुड़ जाता है। विद्युत अपघट्यों का जो ओपी होता है ना, वो अन्य विद्युत अपघट्यों या इलेक्ट्रोलाइट्स होती है के ओपी से अधिक होता है। आप ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना कि अगर 1 मोल NaCl और 1 मोल ग्लूकोज का सॉल्यूशन दे रखा है, दोनों की मोलर सांद्रताएं समान है, तो 1 मोल जो NaCl है ना, उसका ओपी 1 मोल ग्लूकोज के ओपी से अधिक होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अपने पढ़ लिया ओपी परासरण दाब। जो सेल होती है उसमें ओपी अगर लगेगा तो उसके साथ उसमें एक प्रेशर काम करता है। दूसरा, जो टर्जर प्रेशर होता है, एक और प्रेशर काम करता है, वो वॉल प्रेशर होता है। तो इसमें 3 प्रेशर एक साथ चलते हैं। तो अपन आगे पढ़ लेते हैं सेल में टर्जर प्रेशर जिसे स्फीति दाब कहते हैं। ये क्या होता है? प्लांट सेल है, उसको हम अगर जल में रखते हैं तो रिक्तिका रस का ओपी अधिक होने से, मैंने आपको अभी बताया था ना कि रिक्तिका रस में वो बिलियन की जो सांद्रता है उसका विरोध करता है, तो वहाँ पे ओपी उत्पन्न हो जाता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो उत्पन्न होता है वो जल के अणुओं के सेल में जब प्रवेश करते हैं तो इसके कारण जो प्रोटोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म होता है, जल कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म होता है, उसके द्वारा सेल वाल पर बाहर की ओर एक दबाव डाला जाता है, और उस दबाव को हम क्या कहते हैं? टर्जर प्रेशर कहते हैं। तो आप फ्रेंड्स ध्यान रखना कि जब सेल में ओपी उत्पन्न होता है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के द्वारा सेल वाल पर जो दबाव डाला जाता है, जो प्रेशर डाला जाता है, उसे हम टर्जर प्रेशर कहते हैं। यह स्वतंत्र रखे विलयन में लागू नहीं होता है, केवल परासरणी तंत्र के लिए ही ये लागू होता है। यानी जब कोई परासरणी तंत्र में सेल को रखा जाता है, यानी जब उस पर ओपी लगता है तो ही टर्जर प्रेशर काम करता है। इसका दूसरा नाम द्रव स्थैतिक दाब या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो टर्जर प्रेशर होता है ना, इसका महत्व इंपॉर्टेंस भी होती है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? सेल्स के विस्तार व फैलाव के लिए ये उत्तरदायी होता है। यानी जो कोशिका होती है, कोशिका स्फीत बनी रहती है, यानी नहीं तो क्या होता है कि जो सेल है वो सिकुड़ जाएगी और इस तरह से
सेल की जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगी और सेल अपने कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो कोशिका की आकृति को बनाए रखना सेल इलोंगेशन में भी सहायक होता है, यानी कोशिका वृद्धि में सहायक होता है, यानी जिससे सेल स्फीत रहती है तो अपनी शेप में रहती है, तो सेल की शेप को ये बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा होता है, अब एक देखते हैं कि टर्जर प्रेशर होता है। कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कुछ जैसे फ्लैसिड सेल होती है, टर्जिस सेल होती है, प्लाज्मोलाइसिस सेल होती है। इन सब सेल्स में जो टर्जर प्रेशर है उसका जो मान होता है वो अलग अलग होता है। फ्लैसिड सेल यानी स्लत कोशिका कैसी होती है, पिचकुई कोशिका को हम कहते हैं, जिसमें टर्जर प्रेशर क्या है, शून्य होता है। इसमें टर्जर प्रेशर शून्य क्यों होता है, क्योंकि जो सेल वाल है उसमें जो इसमें ओपी काम नहीं करता है, ओपी काम नहीं करने का कारण सेल वाल पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, इसके कारण टर्जर प्रेशर शून्य होता है। दूसरी होती है टर्जिट सेल, पूर्ण स्फीति सेल, यानी पूर्ण रूप से फुल हुई जो सेल होती है उसमें टर्जर प्रेशर पे बॉल प्रेशर का मान अधिकतम होता है और ओपी के बराबर होता है, यानी एक दूसरे के ये बराबर लगते हैं। तो ध्यान रख लेना, टर्जर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसमें होता है, पूर्ण स्फीति सेल में। तीसरा प्लाज्मोलाइसिस सेल, प्लाज्मोलाइसिस सेल जो होती है उसमें टर्जर प्रेशर का मान होता है नेगेटिव। ठीक है, उसमें टर्जर प्रेशर का मान नेगेटिव होता है, अब इसको ध्यान रख लेना। प्लांट सेल्स में टर्जर प्रेशर का मान शून्य से परासरण दाब के मध्य होता है, यानी जो नॉर्मल सेल होती है ना उसकी बात की जा रही है, उसमें शून्य से परासरण दाब ओपी के मध्य में कुछ भी इसका मान हो सकता है। मैंने आपको ये बताया कि जब सेल पे ओपी लगता है तो इसके विपरीत एक टर्जर प्रेशर काम करता है, और जो टर्जर प्रेशर होता है उसको फैलने से अधिक लगने से बचाने के लिए उस पर एक और प्रेशर काम करता है, जिसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर, इसको कहते हैं भित्ति दाब। जब सेल वाल है दृढ़ होने के कारण, प्लांट्स की जो सेल वाल है वो दृढ़ होती है, दृढ़ होने के कारण टर्जर प्रेशर के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में जीवित द्रव्य पर भी एक दाब डालती है, तो इस दाब को हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के द्वारा किस पर दबाव डाला जाता है, सेल वाल पर, उसको कहते हैं टर्जर प्रेशर। और सेल वाल के द्वारा जो प्रोटोप्लाज्म है उसके विपरीत जो दाब डाला जाता है उसे हम बॉल प्रेशर कहते हैं। बॉल प्रेशर और टर्जर प्रेशर आपस में बराबर होते हैं किंतु विपरीत दिशा में लगते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी एक इस दिशा में लगेगा तो एक इस दिशा में लगता है। टर्जर प्रेशर के कारण ही जो प्लांट सेल है शुद्ध जल में रखने पर भी नहीं फटती है। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वाल होती है और बॉल प्रेशर है वो हमेशा सेल वाल के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। इसके कारण अगर हम शुद्ध जल में भी रखते हैं तो प्लांट सेल नहीं फटती है, लेकिन इसके विपरीत अगर एनिमल सेल है उसको हम सेल वाल का अभाव होता है, इसके कारण उस पर कोई बॉल प्रेशर काम नहीं करता है, और उस सेल को हम शुद्ध जल में रखते हैं तो वो सेल है वो फट जाती है। जैसे आरबीसी है उसको जल में रखते हैं तो वो फट जाती है, उसमें अंतः परासरण, क्योंकि जल जैसे प्रवेश करता जाएगा वो फूलने के बाद फट जाती है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे कि प्लांट सेल में बॉल प्रेशर का क्या इम्पोर्टेंट होती है। अब जब हमने टर्जर प्रेशर देख लिया, बॉल प्रेशर देख लिया, तो अब इसमें देखते हैं एक और होता है विस्तरण दाब न्यूनता, DPD, जिसे हम दूसरा नाम चूषण दाब या सक्सेशन प्रेशर भी कहते हैं। विस्तरण दाब न्यूनता क्या होती है, एक तरह से बोल सकते हैं अपन पानी की मांग होती है, यानी कोशिका को पानी की कितनी ज़रूरत है उसे ही हम विस्तरण दाब न्यूनता होती कहते हैं। किसी विलयन का विस्तरण निश्चित तापक्रम पर उसके शुद्ध विलायक के विस्तरण दाब से जितना न्यून होता है विलयन की DPD वही होती है। ठीक है, आपको समझ में आया। जो किसी विलयन है, कोई विलयन होता है उसका जो विस्तरण है दाब होता है उस पर, वो उसके जो शुद्ध विलायक क्या होता है, जैसे जल है उसके विस्तरण दाब से जितना कम होगा उसे ही विलयन की DPD कहते हैं। तो उसकी DPD के कारण क्या होता है कि फ्रेंड शुद्ध जल है वो अपनी विलयन की तरफ एंट्री करेगा या ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये जो इसको कहते हैं हम विलयन की मांग, पानी की मांग कहते हैं एक तरह से। परासरण क्रिया में जल विलायक का विस्तरण कम DPD क्षेत्र से अधिक DPD क्षेत्र की ओर गमन होता है। यह ध्यान रखना कि जो OP होता है वो भी कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ जाता है, और DPD भी कम DPD क्षेत्र से अधिक DPD क्षेत्र की ओर होता है। यानी एक तरह से आप इस तरह से ध्यान रख लें इसको कि कम DPD क्षेत्र में पानी की कम जरूरत होगी, यानी सेल को कम मांग होगी, तो वहाँ से वो जहाँ पर अधिक DPD की जरूरत है, अधिक सेल की मांग है, उसकी ओर गमन होगा। ठीक है, परासरण की दिशा का निर्धारण करता है। DPD का क्या काम है, परासरण की दिशा को निर्धारित करता है। कोशिका की जल अवशोषण शक्ति, यानी एक कोशिका कितने जल का अवशोषण कर सकती है,
इसे हम चूषण दाब भी कहते हैं। डीपीडी इज प्रोपोर्शनल टू विलेय की सांद्रता, यानी विलेय की सांद्रता जितनी ज़्यादा आप डालोगे, जितना गाढ़ा विलयन आप उसको करते चले जाएंगे, उतनी डीपीडी बढ़ जाएगी, यानी पानी की मांग उतनी ही बढ़ जाती है। अब अपन देख लेते हैं जो सेल्स होती हैं उनमें डीपीडी किस तरह से होती है। किसी स्वतंत्र घोल का जो डीपीडी होता है वो उसके ओपी के बराबर होता है, क्योंकि स्वतंत्र घोल में अपन ने देखा था ना, ट्रेजर प्रेशर काम में नहीं आता है, काम नहीं करता है, तो इसके कारण जो ओपी है उसके बराबर होता है, यानी डीपीडी बराबर ओपी होता है। साधारण सेल में ओपी का मान टीपी से अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेजर प्रेशर उस पर कम काम करता है, ओपी का मान उसका अधिक होता है। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी या डब्ल्यूपी एक दूसरे से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि टीपी डब्ल्यूपी एक दूसरे के बराबर होते हैं। साधारण सेल में डीपीडी क्या हो गया, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी से ही हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कंडीशंस, अलग अलग सेल्स में क्या कंडीशंस होती है इसकी। आंशिक स्फीति सेल या सामान्य सेल जो होती है उसमें डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। क्यों, आपने देखा टीपी का मान टीपी से अधिक होता है। पूर्ण स्फीति टर्जिट सेल जो होती है, अब उसमें क्या होता है, अगर स्फीति सेल पूरी है तो उसमें जल की जरूरत ही है नहीं, यानी पानी की तो कोई मांग है ही नहीं उसमें, तो उसमें किसी भी सेल को शुद्ध जल या कोशिका रस से कम सांद्रता वाले विलयन में हम रखते हैं तो टीपी का मान उसमें बढ़ जाएगा, ओपी का मान कम होता है कोशिका रस की सांद्रता कम होने के कारण। तो अंत में क्या होता है, टीपी का मान है वो ओपी के बराबर हो जाएगा। पूर्ण स्फीति सेल में क्या होता है कि धीरे धीरे सेल में जल एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो वैसे वैसे ही उस पर ओपी लगता है। ओपी के साथ इसके विपरीत टीपी प्रोटोप्लाज्म द्वारा लगता है, तो इस तरह से ओपी और टीपी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ओपी और टीपी एक दूसरे के जब बराबर हो जाते हैं तो ओपी माइनस टीपी बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि अपन ने देखा ना सामान्य सेल में इसका क्या सूत्र होता है, नॉर्मल सेल में डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी बराबर 0 हो जाता है। तो पूर्ण स्फीति सेल टर्जिट सेल के लिए डीपीडी बराबर 0 हो सकता है, 0 हो जाता है। तो अपन आप इसको एक नॉर्मली आप ऐसे याद रखो कि पूर्ण जो फुल टर्जिट सेल है यानी पूर्ण जल से भरी हुई है उसमें डीपीडी 0 क्यों होता है, क्योंकि उसमें पानी की मांग नहीं होती है, तो वो 0 होता है। अब है फ्लैशिड सेल, स्लथ कोशिका जिसको हम पिचकी सेल बोलते हैं, इसमें टीपी या डब्ल्यूपी 0 होता है, ठीक है, क्योंकि प्लस सेल में तो टीपी का मान होगा ही नहीं, तो इसमें डीपीडी बराबर ओपी होता है, यानी डीपीडी ओपी के बराबर हो सकता है, यानी जल में रखने पर जल सेल में प्रवेश करता है, यानी डीपीडी का मान देखें तो एकदम अधिकतम हो जाता है, इसमें अधिक हो जाता है। इसके अलावा तो चौथी कंडीशन है प्लाज्मोलाइट सेल। प्लाज्मोलाइट सेल जो होती है ना फ्रेंड्स, उसमें टीपी का मान अपन ने देखा नेगेटिव होता है, तो डीपीडी क्या हो जाएगा इसका, ओपी माइनस टीपी, तो टीपी इसमें ओपी में जुड़ जाएगा, तो डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी होता है। तो इस सेल में डीपीडी का मान ओपी से भी अधिक होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अधिकतम डीपीडी का मान किस में होता है, प्लाज्मोलाइट सेल में होता है। तो कोशिका में अगर हम देखें कि जल की मांग, तो इसको कैसे डिफाइन करें, तो इस तरह से कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा डीपीडी प्लाज्मोलाइट सेल्स का होता है, उसके बाद पार्शियली टर्जिट सेल का होता है, उसके बाद फ्लैसिड सेल का होता है, उसके बाद फुली टर्जिट सेल का होता है डीपीडी। प्लाज्मोलाइट सेल जो होती है उसका डीपीडी क्या होता है, ओपी से भी अधिक है, तो सबसे ज़्यादा डीपीडी की जरूरत होती है, पानी की मांग होती है इसमें। इसके बाद अपन देखें जो फ्लैसिड सेल होती है, फ्लैसिड सेल में डीपीडी किसके बराबर होता है, ओपी के बराबर होता है, तो उसमें भी पानी की मांग जरूरत होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पार्शियली टर्जिट सेल, यानी आंशिक या सामान्य कोशिका जिसको बोलते हैं, उसमें डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है, ठीक है। और फुली टर्जिट जो सेल होती है उसमें तो डीपीडी 0 होती है, तो उसमें तो डीपीडी का जरूरत ही नहीं होती है। अब हम आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, अगली प्रोसेस है जल विभव या जल अंतः शक्ति, इसको हम वाटर पोटेंशियल भी कहते हैं। जैसे डीपीडी होता है ना फ्रेंड्स, ये उसी तरह से काम करता है, लेकिन ये उसके विपरीत होता है, ठीक है। जल के अणुओं में क्या होता है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। किसी तंत्र में जल अधिक होने पर उसमें अधिक गतिज ऊर्जा पे जल विभव अधिक, क्योंकि जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो उनमें जल विभव का मान भी अधिक होता है। शुद्ध पानी के अणुओं को स्वतंत्र ऊर्जा व विलयन में पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को ही हम कहते हैं, यानी शुद्ध पानी के अणुओं की जो ऊर्जा है और विलयन के अणुओं की जो ऊर्जा है, उनके बीच में जो अंतर उत्पन्न होता है उसे ही हम जल विभव कहते हैं। जल विभव को सुनिश्चित करने के 2 मुख्य कारक होते हैं, एक तो विलय विभव और दाब विभव के द्वारा जल विभव को आप निर्धारित कर सकते हैं। जल सदैव उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करता है। अब इसको मैं एक बार समझा देती हूँ। उच्च जल विभव क्या होता है, किसका होगा,
जो शुद्ध जल होगा, शुद्ध जल में स्वतंत्र ऊर्जा पाई जाएगी और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसका जल विभव अधिक होगा। तो शुद्ध जल से जल की गति विलयन की ओर होती है, यानी उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर इसकी गति होती है। इसका मात्रक होता है साइन, चिन्ह होता है। तो आप इस तरह से देखते थे, शुद्ध जल का जो जल विभव है वो अधिकतम होता है, ठीक है। एक मानक ताप पर अगर उसमें दाब नहीं लगे तो इसका मान 0 हो जाता है। शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा सर्वाधिक होती है, ठीक है। इसकी जो गति होती है ना वो ऊर्जा प्रवणता के अनुसार होती है, यानी ऊर्जा के अनुसार इसकी गति चलती है। जल विभव है उसका मापन कैसे किया जाता है? जल विभव का जो मापन किया जाता है वो बार या पास्कल में इसको मापा जाता है। बार यानी एक बार बराबर 0.987 ATM होता है। वायुमंडलीय दाब, इतना वायुमंडलीय दाब होता है 0.987, ठीक है। तो जल विभव DPD के बराबर ही होता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन वो नेगेटिव होता है, यानी साई W बराबर माइनस DPD होता है। आपको समझ में आ गया होगा आप कि जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे फ्रेंड्स एक एग्जांपल ले लें, जैसे 2 सेल्स हैं, 2 सेल में एक का साइन है, साइन W या जल विभव है -10 बार, दूसरे का है -12 बार, सॉरी। तो आप देखेंगे कि जल किधर से किधर की ओर जाएगा। इसमें जल विभव किसका ज़्यादा हुआ? एक सेल का, और बी सेल का थोड़ा कम हुआ, तो ए से बी की ओर जल की गति करेगा। इस तरह के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जल हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करता है। मैंने बताया कि इसके 2 कारक होते हैं जिन पर ये जल विभव है वो डिपेंड करता है। एक तो हमने पढ़ा था दाब विभव, दूसरा होता है विलय विभव। दाब विभव होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब लगाने पर घोल या जो शुद्ध जल है उसका जल विभव बढ़ जाता है। वो किसके कारण होता है? दाब विभव के कारण होता है ना। क्योंकि दाब विभव बढ़ जाता है तो ये इसको हम साइन P से व्यक्त करते हैं। स्फीति दाब भी हम इसको कह सकते हैं। एक तरह से ये स्फीति दाब ही होता है। अधिकतर इसका मान पॉजिटिव भी होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये कभी कभी नकारात्मक भी होता है। और अगर ये नकारात्मक विभव के रूप में होता है तो जाइलम के जल खंड में ये तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक तने में जल के परिवहन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी साइन P बराबर -TP होता है, क्योंकि जो स्फीति दाब के बराबर होता है, लेकिन ये इसके विपरीत होता है। दूसरा अपन ने देखा है विलय विभव। सभी विलयनों का जल विभव शुद्ध जल की अपेक्षा निम्न होता है। अपन ने देखा कि क्योंकि अगर उसमें विलयनों में विलय की मात्रा मिला देते हैं तो उसमें शुद्ध जल की अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा है वो कम हो जाती है। इसके कारण विलयनों का जो जल विभव है शुद्ध जल की अपेक्षा निम्न होता है। ऐसे पॉइंट्स को आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से रखेंगे तो कोई इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नता का कारण क्या है? एक विलय के कारण द्रवीकरण के कारण होता है, मैंने आपको ये बता दिया। विलय विभव जिसे हम परासरण विभव भी कहते हैं, साइन S सदैव नेगेटिव होता है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, साइन S का मान यानी सॉल्यूट पोटेंशियल का जो मान होता है वो सदैव नेगेटिव ही होता है। विलय के अणु अधिक होने पर साइन S अधिक नेगेटिव होता है, यानी जितना आप विलयन में विलायक में विलय मिलाते जाएंगे उसमें अधिक नेगेटिव मान होता चला जाएगा। ठीक है। तो अपन इसको एक तरह से देखते हैं कि साई जो होता है, यानी जो साई का मान होता है, यानी किसी सेल का जो जल विभव है उसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? साई W बराबर साई S प्लस साई P प्लस साई G प्लस साई M होता है। साई G होता है गुरुत्वीय आकर्षण, ये है मैट्रिक, यानी इन दोनों का मान है वो हमेशा नगण्य ही होता है एक सेल के लिए। तो साई W को हमेशा साई S प्लस साई P से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। साइन W नेगेटिव होता है, साइन S भी हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन जो साइन P होता है वो प्लस या नेगेटिव हो सकता है। तो फ्रेंड्स अपन ने देख लिया इस तरह से कि जल विभव जो होता है वो क्या होता है? जल की अणुओं की ऊर्जा जो उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करती है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो जल के अणुओं की गति है, मैंने अभी तक अपन ने जो पढ़ी ना किस तरह से जल के अणुओं की गति होती है, वो मैंने एक समराइज करके लिख लिया, वो आप भी एक बार देख लो। जैसे हाई DP यानी हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की ओर जाता है जल। लोअर डिफ्यूजन ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर जाता है, अपन ये देखा था। लोअर DPD से हायर DPD यानी निम्न DPD क्षेत्र से अधिक DPD क्षेत्र की ओर जाता है। हायर ट्रेजर प्रेशर से लोअर ट्रेजर प्रेशर की ओर जाता है। उच्च जल विभव यानी हायर साइन W उच्च जल विभव से लोअर जल विभव की ओर जाता है। हाइपोटोनिक विलयन से हाइपरटोनिक यानी अति सांद्र विलयन की ओर जाएगा। लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर जल का गमन होता है। एक सामान्य परिस्थिति में एक मूल रोम जो सेल है उसका जल विभव -1 से -4 ATM के बीच होता है। ये मैंने आपको बता भी दिया था, इसको भी ध्यान रख लीजिए। शुद्ध जल का जो जल विभव है या जो परासरणिक विभव है हमेशा 0 होता है, यानी अधिकतम होता है, और अधिकतम यानी 0 मान उसका
होता है। इसके अलावा वाटर रिलेशन में अपन ने देखते हैं कि कुछ और भी प्रोसेस होती हैं जिसमें जैसे अंत्य शोषण है, बिंदु स्राव है, इन प्रोसेस के द्वारा भी जल का अवशोषण होता है। तो अपन देख लेते हैं अंत्य शोषण या इम्बिशन क्या होता है। अंत्य शोषण जो कि अंत्य चूषण है, इसको अंत्य चूषण भी बोलते हैं। ये भी एक विशेष प्रकार का विसरण ही होता है, ठीक है। लेकिन ये विसरण कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि ठोस में जो कोलाइडी जो पदार्थ है ना या जो अणु हैं उनको जल या तरल का अवशोषण किया जाता है। ठोस व कोलाइडी के द्वारा जल का जो अवशोषण है या तरल पदार्थों का जो अवशोषण होता है उसे ही अंतः शोषण कहते हैं। इससे उनके आयतन में वृद्धि होती है, उन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है। यह जल विभव प्रवणता प्लस अवशोषक या अधिशोषक व द्रव के बीच बंधुता होना अनिवार्य है। अंत्य चूषण के लिए क्या कंडीशन है कि उसमें एक जल विभव प्रवणता हो, साथ में जो अवशोषक है और जो द्रव है, ठीक है, उन दोनों के बीच में बंधुता होना अनिवार्य होती है। अंत्य चूषण एक भौतिक प्रक्रिया होती है ना। इसमें शुष्क कोलाइडी पदार्थ जल अधिशोषित करके फूल जाते हैं, है ना। तो इससे उनके आयतन में वृद्धि होती है और वो फूल जाते हैं। तो क्या होता है, जो सघन पदार्थ होते हैं जैसे गुड़ है उसमें अंत्य चूषण कम होता है, यानी उनका पानी का अवशोषण कम करते हैं, जबकि जो विरल पदार्थ जैसे जिलेटिन होता है ना, चिपचिपा, उसमें अंत्य चूषण अधिक होता है। जब पदार्थों की जरा चूषण किया जाता है या अंतः चूषण किया जाता है तो उसके द्वारा एक प्रेशर भी उत्पन्न होता है, इम्बिशन प्रेशर इसको कहते हैं, जो कि एक मैट्रिक विभव के समान होता है। अब कौन कौन से पदार्थों में मुख्य रूप से अंतः चूषण होता है, प्रोटीन, अगर अगर, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सभी पदार्थ अंतः चूषक पदार्थ होते हैं। अब इसमें भी देखेंगे अपन की जो अगर अगर होता है ना, वो अपने भार से 99 गुना जल अवशोषित कर सकता है। कितना अंतः चूषण कर सकता है, यानी अगर अगर जिसका भार है, मान लो उसका भार अपन ने मान लिया 1 ग्राम है, तो कितना 99 गुना, 99 गुना कितना हो गया, यानी 100% जल का ही अवशोषण कर सकता है। प्रोटीन्स होती हैं कुछ, वो 15 गुना जल का अवशोषण कर सकती हैं। तो हमारी जो सेल वॉल होती है ना फ्रेंड्स, वो भी कोलाइडी पदार्थों की बनी होती है, जैसे सेलुलोज है, पेक्टिन है, हेमी सेलुलोज है, ये भी कोलाइडी पदार्थ होते हैं और ये भी जल का अवशोषण करते हैं। तो सक्सेशन प्रेशर या जो अंतः चूषण होता है ना, वो किस पदार्थ में सबसे ज़्यादा, उसके बाद किस में कम होता है, इस तरह से देख लिया। अगर में अंतः चूषण या की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद पेक्टिन में, उसके बाद प्रोटीन में, उसके बाद स्टार्च में और सबसे कम सेलुलोज में होती है। तो आप इसको एक बार ध्यान रख लेना कि अंतः चूषण अगर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पेक्टिन में होते हैं जो कि सेल वॉल में होती है, इसके अलावा इसके बाद प्रोटीन में होती है, इसके बाद स्टार्च में और सेलुलोज में अंतः चूषण क्षमता उसके बाद होती है। तो बीजों के द्वारा भी जल का अवशोषण। तो अपन ने देखा कि इम्बिशेशन जो होते हैं ना, अब इसकी इंपॉर्टेंस अपन देख लेते हैं। तो बीजों, सूखी लकड़ियों के द्वारा जल का अधिशोषण किया जाता है। अंतः शोषण जो दाब है ना, उसके द्वारा जो नमोद भी देना खुली जमीन पर उभर कर आते हैं। जो बीज होते हैं जमीन में होते हैं, वो उन पर कौन सा दाब लगता है, जैसे वो पानी का अवशोषण करते हैं उनमें अंतः शोषण दाब लगता है और इसके कारण ही वे जमीन पर उभर कर आते हैं और प्लांट्स का निर्माण करते हैं। बीजांकुरण के समय सीड कोट का फंडा, बीज जो होते हैं उन पे सीड कोट होता है। जब जैसे ही जल का अवशोषण करते हैं, जो सीड कोट है वो फट जाता है और इसे बीजांकुरण के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। मूल राम सेल्स में जल का प्रारंभिक अवशोषण भी इसी क्रिया के द्वारा होता है, यानी जल का जो अवशोषण सेल्स में स्टार्ट होता है ना प्लांट्स में, वो मूल राम की जो सेल्स है वो किससे, इम्बिशेशन द्वारा ही अवशोषित करती है। उसके अलावा इसके आगे इनमें ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है। वायवीय अधिपाद की जड़ों में भी जल का प्रवेश होता है। वर्षा ऋतु में नवनिर्मित जो कास्ट होती है ना, उसमें भी तो अंतः शोषण के कारण ये फूल जाते हैं। अंतः शोषण के कारण जो फूलते हैं ना, वो भी इम्बिशेशन इसका कारण होता है। एक दो पॉइंट्स आप ध्यान रख लेना फ्रेंड्स कि स्लेंजिला जो टेरिडोफाइटा एक लाइकेन, इनमें जो पुनर्जीवन की क्षमता होती है ना, वो भी इम्बिशेशन के कारण ही होती है। जो स्लेंजिला होता है ना, इनको जैसे हम कहते हैं ना पानी में रखते हैं तो ये दोबारा जीवित हो जाते हैं, तो इसके कारण होते हैं, इम्बिशेशन के कारण ही होते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज एक और देख लेते हैं कि जो भोजन, जल और खनिज का लंबी दूरी तक परिवहन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, थोक प्रवाह या मास फ्लो कहते हैं। ये एक सामूहिक प्रणाली होती है जिसमें पदार्थों को पादपों के वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा थोक सामूहिक गति के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच दाब अंतर के परिणाम स्वरूप पदार्थों का समूह में होने वाला परिवहन। इसमें क्या दो बिंदु होते हैं ना, उनके बीच में दाब उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण जल, खनिज, भोजन आदि का लंबी दूरी तक, यानी नीचे रूट से लेके लीव्स तक
जल और खनिज का जो परिवहन होता है या फिर लीव्ड से लेकर विभिन्न ऑर्गन्स तक जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मास फ्लो के द्वारा ही होता है। इसमें धनात्मक जल स्थैतिक दाब प्रवणता या ऋणात्मक जल स्थैतिक दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। जाइलम जाइलम होता है वो जल खनिज व कुछ लवणों और हार्मोन्स का अवशोषण करता है जो जड़ के वायवीय भाग तक स्थानांतरित होते हैं। और जो फ्लोएम होता है ना वो कार्बनिक या अकार्बनिक विलीनों के द्वारा पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों को ट्रांसफर करते हैं। तो फ्रेंड्स आज अपन ने देख लिया है जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस देख ली कि किस तरह से परासरण, इम्बिशन, विसरण, सक्रिय परिवहन या सुसाध्य विसरण, इन सब प्रोसेस के द्वारा जल का और परिवहन होता है। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स द्वारा जल का जो अवशोषण होता है, यानी जो सेल्स के द्वारा अवशोषण किया जाता है, वो कितने जो पाथ होते हैं उनके द्वारा इनकी गति होती है। इसके दो पाथ के दो होती हैं, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। इसको अपन आगे की वीडियो में कल देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे से आगे अधिक इन वीडियो का लाभ मिल सके और आपकी एनसीईआरटी में आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।